हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 जो कि आईपीसी की धारा 201 के समरूप है। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। इस धारा में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त को विधि के अधीन दंडित होने से बचाने के आशय से अपराध के साक्ष्य को विलोपित कर देता है या नष्ट कर देता है या मिथ्या सूचना देता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए निम्नलिखित बातें साबित किया जाना आवश्यक है। पहली, किसी अपराध का होना यानी अपराध किया जाना। दूसरा, अभियुक्त यह जानता था या उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि अपराध घटित हुआ है। नंबर तीसरा, अपराध के साक्ष्य को नष्ट या विलोपित करने या इसके संबंध में मिथ्या सूचना देने का आशय यह था कि अपराधी दंडित होने से बच जाए। नंबर चौथा, अभियुक्त ने अपराध किए जाने का कोई साक्ष्य नष्ट कर दिया हो या अपराध के संबंध में जानबूझकर कोई मिथ्या सूचना दी हो। नंबर पांचवा, फिफ्थ नंबर, यदि अभियुक्त के विरुद्ध किसी गंभीर अपराध के साक्ष्य को इस आशय से विलोपित करने का आरोप हो ताकि अभियुक्त दंडित होने से बच जाए तो अभियोजन को यह साबित करना भी आवश्यक होगा कि कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास के दंड से दंडनीय है। इस धारा के उपबंधों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कलावती बनाम राज्य के मामले में अब निर्धारित किया है कि यह धारा केवल उस स्थिति में ही लागू नहीं होती जब किसी व्यक्ति ने अभियुक्त को दंडित होने से बचाने के लिए साक्ष्य को विलोपित या नष्ट किया हो या गलत सूचना दी हो, अपितु स्वयं अभियुक्त के प्रति भी लागू होती है यदि उसने स्वयं को दंडित होने के आशय से साक्ष्य को नष्ट या विलोपित किया हो या गलत सूचना दी हो। तथापि यह अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से न्यायालय अभियुक्त को मूल अपराध तथा बीएनएस की धारा 238 आईपीसी की धारा 201 के अधीन अपराध दोनों के लिए दोष सिद्ध नहीं करेगा, परंतु यदि अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य अपराध साबित न किया जा सका हो तो उसे बीएनएस की धारा 238 और जो कि आईपीसी की समरूप 201 के है के अपराध के लिए दोष सिद्ध करके दंडित किया जा सकता है। अब हम कुछ उदाहरण बताएंगे। वतन सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य के बाद में अपीलार्थी पर यह आरोप लगाया गया था कि मृतका के पति ने मृतका का दहेज के लिए उत्पीड़न किया था जिससे परेशान होकर मृतका ने आत्महत्या कर ली थी और मृतका के पति व उसके पारिवारिक सदस्यों ने मृतका की मृत्यु की कोई सूचना पुलिस व उसके माता पिता को दिए बिना तथा स्वपरीक्षा करवाए बिना मृतका का दाह संस्कार कर दिया था। मृतका के पति को आत्महत्या के उत्पीड़न का दोषी पाया गया था तथा पति के पारिवारिक सदस्यों को इस अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया था, किंतु पति के पारिवारिक सदस्यों को साक्ष्य मिटाने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 201 के अधीन दोषी माना गया। पारिवारिक सदस्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने पर यह पाया गया कि वे केवल उस स्थान पर उपस्थित थे जहां मृतका की लाश रखी गई थी और उसका दाह संस्कार किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर यह अब निर्धारित किया था कि पति के पारिवारिक सदस्यों कि घर में या शमशान स्थल पर केवल उपस्थिति या मृतका के पति के साथ उनका संबंध इस धारा के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करते। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा, क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने, किया उद्धारित नहीं किया जा सकता कि परिवारजनों को यह ज्ञात था या उन्हें विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि अपराध कार्य हुआ था या उन्होंने मृत शरीर को छिपाने तथा निस्तारण करने के लिए दाह संस्कार में भाग लिया था। क्या लिया था? दाह संस्कार में भाग लिया था। साथियों, बृजकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्त ससुर को अपनी पुत्रवधू द्वारा आत्महत्या की जाने की झूठी रिपोर्ट लिखाने के अपराध में झूठी इत्तला जो आया है ना, मिथ्या इत्तला देना, यानी बृजकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त ससुर को अपनी पुत्रवधू द्वारा आत्महत्या की जाने की झूठी रिपोर्ट लिखाने के अपराध में धारा 201 के अंतर्गत दंडित किया गया, जबकि उसे ज्ञात था कि बहू की हत्या की गई थी। क्या थी? बहू की हत्या की गई थी। बेगू बनाम सम्राट के मामले में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का आरोप था, जिनमें से 2 की दोष सिद्धि हुई
साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ कि अन्य 3 अभियुक्तों ने मृतक के शरीर को निकालकर छिपाने में मदद की थी और उन्हें यह जानकारी थी कि मृतक की हत्या की गई है। अतः इन 3 अभियुक्तों पर बिना कोई अन्य आरोप लगाए हुए उन्हें धारा 201 के अंतर्गत अपराध का साक्ष्य नष्ट करने के अपराध के लिए दंडित किया गया। क्या किया गया? अपराध के लिए दंडित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको बताएंगे। राजस्थान राज्य बनाम कमला के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त के मार्गदर्शन के आधार पर किसी स्थान से गड़े हुए मुर्दे की लाश खोद निकाली जाने से यह साबित हुआ नहीं माना जाएगा कि लाश वहां अभियुक्त ने ही गाड़ दिया हो। क्या कर दिया? वहां गाड़ दिया हो। लेकिन जहां लाश को अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने मकान के कमरे से खोद कर निकाला गया हो तथा उसने मृतक बालिका के व्यापरण से लेकर उसका 100 कमरे में गाड़ देने तक की सभी घटनाओं को स्वेच्छा स्वीकार किया हो तो उसे धारा 201 के अंतर्गत साक्ष्य का विलोपन करने के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत दामोदर बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में इस कथन की पुष्टि हो जाती है। इस बाद में अभियुक्त ने एक 8 वर्षीय बालिका का व्यापरण करके उसे अपने घर पर लाकर उसके साथ अप्राकृतिक कुकृत्य किया तथा उसकी हत्या करके घर के एक कमरे में लाश को गाड़ दिया। मृतका की माता द्वारा अभियुक्त के बारे में संदेह व्यक्त किए जाने पर पुलिस अभियुक्त के घर पहुंची, जहां अभियुक्त ने पूरी घटना स्वीकार करते हुए स्वयं कमरे से मृतका की लाश को खोदकर निकाला गया। अतः अभियुक्त को धारा 302 हत्या एवं धारा 364 हत्या के लिए व्यापरण के अलावा धारा 201 साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया कृत्य के अपराध के लिए भी दोष सिद्ध किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की अपील को निरस्त करते हुए अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा एवं उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों के लिए दंडित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित था। तो साथियों, ये कुछ हमने उदाहरण आपको बताए हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि साक्ष्य का विलोपन करना किस प्रकार से दंडनीय है। जो कोई भी साक्ष्य का विलोपन करेगा स्वयं अभियुक्त या उसके साथी, तो उनको बीएनएस की धारा 238 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है। स्पष्ट किया गया सजा का प्रावधान क्या क्या है। ए में 238 का सब क्लॉज ए क्या कहता है? यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान हो या विश्वास है मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी। मतलब एक ऐसे अपराध के साक्ष्य को नष्ट किया जा रहा है जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, तो ऐसी स्थिति में सजा मिलेगी कितनी? 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह अपराध आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जो 10 वर्ष तक का हो, मतलब इस प्रकार का अपराध जो आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय हो, 10 वर्ष तक की सजा से दंडनीय हो, तो उस स्थिति में अगर साक्ष्य का विलोपन कर रहे हैं तो उसको मिलेगा दंड कितना? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष तक की ना हो, मतलब ऐसा अपराध जिसमें 10 वर्ष तक से कम की सजा हो, मतलब 9 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो, ऐसी स्थिति में जो भी अधिकतम अवधि है उसका 1/4, मान लीजिए 8 वर्ष की सजा है तो 1/4 क्या हुआ? 2 वर्ष। तो 201 यानी बीएनएस की धारा 238 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दीर्घतम अवधि का 1/4 भाग से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हमने आपको बताई बीएनएस की धारा 238 जो कि आईपीसी की धारा 201 के समरूप है। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है, दोष सिद्ध होने पर दंडित किया जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगली सेक्शन हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 239, 239, 239 जो कि आईपीसी की धारा 202 के समरूप है। इत्तला देने के लिए आबाद व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोप करना। क्या कह रही है धारा? कि इत्तला देने के लिए आबाद व्यक्ति द्वारा जानबूझकर इत्तला का लोप करना। इस धारा के अंतर्गत अपराध की सूचना देने के लिए आबाद व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपराध की सूचना न दी जाना एक दंडनीय अपराध माना गया है। इस धारा के उपबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो विधि के अधीन आबाद व्यक्ति द्वारा सूचना दिए जाने के संबंध में है, उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लेखित किया गया है। हम आपको बता चुके हैं किन किन सेक्शंस में और किन किन परिस्थितियों में सूचना देना आवश्यक है, वही इसके अंतर्गत
लागू होंगे। अगर उन अपराधों के बारे में सूचना देने का विलोपन करते हैं तो इस धारा में के तहत दंडनीय किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। उल्लेखनीय है कि बीएनएस की धारा 239 और आईपीसी की धारा 202 में प्रयुक्त शब्दावली जो कोई भी के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति का स्वयं का समावेश नहीं है, क्योंकि विधि अभियुक्त पर यह कर्तव्य अधिरोपित नहीं करती कि वह स्वयं द्वारा किए गए अपराध कृत्य की सूचना किसी व्यक्ति को दे। देखिए साथियों, इसमें जो कोई भी का के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति का स्वयं का समावेश नहीं है, क्योंकि विधि अभियुक्त पर यह कर्तव्य अधिरोपित नहीं करती है कि वह स्वयं द्वारा किए गए अपराध कृत्य की सूचना किसी व्यक्ति को दे। इसका कारण यह है कि ऐसा करना अभियुक्त द्वारा स्वयं को अपराध में फंसाना होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के उल्लंघन में होने के कारण विधि मान्य नहीं होगा। भगवान स्वरूप बनाम राजस्थान राज्य के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है, फिर से समझिए, भगवान स्वरूप बनाम राजस्थान राज्य के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है, तो बीएनएस की धारा 239 और आईपीसी की धारा 202 के अनुसार वह व्यक्ति इसकी सूचना के लिए कर्तव्यबद्ध होगा और अभियुक्त का अपने बचाव में यह तर्क व्यर्थ होगा कि सूचना देने का कर्तव्य उत्पन्न होने के पश्चात वह किसी अपराध में फंसा हुआ था। पिछली धारा जो कि बीएनएस की धारा 238 है और आईपीसी की धारा 201 की टिप्पणी के अंतर्गत उल्लेखित घुरैया बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, जहां अभियुक्तों ने एक 11 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करके उसके जननेंद्रिय में एक लकड़ी ठूंस दी थी, वे उक्त धारा के अंतर्गत इसलिए दायित्वहीन माने गए क्योंकि उन्होंने बालिका के साथ कुकर्म किया और कुकर्म के कारण मर चुकी थी कि मां को यह झूठी सूचना दी कि उन्होंने बालिका की मृत्यु की सूचना पुलिस को दे दी है, और इस प्रकार वे मां को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से रोक रखने में सफल हुए थे। धारा 239 और आईपीसी की धारा 200 के अंतर्गत उनसे यह अपेक्षित नहीं था कि वे अपने अपराध की सूचना पुलिस को स्वयं जाकर देते। तो साथियों, उच्चतम न्यायालय एचएस राठौड़ बनाम राज्य के बाद में अब निर्धारित किया गया कि जब तक मुख्य अपराध पूर्णतः स्थापित ना हो जाए यह धारा लागू नहीं की जा सकेगी। तो साथियों, इस प्रकार हमने आपको स्पष्ट किए, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन दिए हुए हैं, जिनके आधार पर हमने आपको बताया था कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके बारे में सूचना देना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई है और उसको पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु हुई है, तो तत्काल उसको संबंधित पुलिस स्टेशन या जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है सूचना देना है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का लोप करता है तो उसको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें दंड का प्रावधान कितना है, जिसमें दंड का प्रावधान है, इसमें स्पष्ट किया गया जानबूझकर लोप करना, इसमें दंड का प्रावधान कितना है, 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 5,000 रुपए, जुर्माना कितना, 5,000 रुपए तक का दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा अगली, बीएनएस की धारा 240 जो कि आईपीसी की धारा 203 के समरूप है। किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। क्या कह रही है धारा? किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। तो साथियों, ये धारा महत्वपूर्ण है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा यह जानकारी होते हुए भी कोई अपराध कारित हुआ है, उस अपराध के संबंध में मिथ्या सूचना दी जाना एक दंडनीय अपराध माना गया है। भले ही वह व्यक्ति विधि के अधीन सूचना देने के लिए आबाद हो या ना हो। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग अपराध घटित होने के संबंध में पुलिस को झूठी सूचना देने से परावृत रहें। यह धारा लागू होने के लिए अभियोजन को निम्नलिखित बातें साबित करनी होंगी। पहली, कोई अपराध घटित हुआ हो। नंबर दूसरी, अभियुक्त को उस अपराध के घटित होने की जानकारी हो या उसे विश्वास करने का उचित कारण हो कि अपराध कारित हुआ है। नंबर तीसरा, अभियुक्त ने उस अपराध की मिथ्या सूचना दी हो। तथा नंबर चौथा, जब उसने सूचना दी उसे ज्ञात था, विश्वास करने का कारण था कि वह सूचना मिथ्या या गलत है। तो साथियों, स्पष्ट हो गया कि इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा यह जानकारी होते हुए भी कोई अपराध कारित हुआ है, उस अपराध के संबंध में मिथ्या सूचना दी जाना एक दंडनीय अपराध माना गया है। दोष सिद्ध होने पर इसमें सजा का प्रावधान है। कितनी सजा का प्रावधान है? 2 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
बीएनएस की धारा अगली है 241 241 जो कि आईपीसी की धारा 204 के समरूप है। साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है कि साक्ष्य को इसलिए नष्ट किया गया। क्यों नष्ट किया गया? ताकि वह कोर्ट में पेश न किया जा सके। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है वो हम आपको इस धारा में बताएंगे। इस धारा के अनुसार किसी दस्तावेज को जिसे कोई व्यक्ति न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में प्रस्तुत करने के लिए आबाद है, उसे इस आशय से नष्ट करना। देखिए दोनों चीजें हैं कि इस धारा के अनुसार किसी ऐसे दस्तावेज को जिसे कोई न्यायालय या मतलब कोई लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में प्रस्तुत करने के लिए आबाद है, उसे इस आशय से नष्ट करना, छिपाना या उसमें हेर फेर करना ताकि उसे न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में सबूत के रूप में पेश ना किया जा सके, एक अपराध है जो दंडनीय है। दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर से समझिए साथियों, इस धारा के अनुसार किसी ऐसे दस्तावेज को जिसे कोई व्यक्ति न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में प्रस्तुत करने के लिए आबाद है, उसे इस आशय से नष्ट करना, छिपाना या उसमें हेरफेर करना ताकि उसे न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में सबूत के रूप में पेश ना किया जा सके। नष्ट करना, छिपाना, उसमें हेर फेर करना, टेम्परिंग करना। और किस लिए टेम्परिंग करना? ताकि सबूत के रूप में पेश ना किया जा सके। ये सबके लिए लागू होता है, चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे ऑफिसर हो। जहां पुलिस अधिकारी ने पहले अपनी प्रथम इत्तला रिपोर्ट में डकैती का अपराध घटित होना दर्ज किया हो, परंतु बाद में उसने उस रिपोर्ट को नष्ट करके उसकी जगह एक अन्य झूठी सूचना दर्ज कर ली हो जिसमें किसी अन्य अपराध के घटित होने का उल्लेख हो, तो इस दशा में उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाना न्यायोचित था। क्या था? सिद्ध दोष किया जाना न्यायोचित था। साथियों, इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि किसी ऐसे दस्तावेज को नष्ट करना, छिपाना या उसमें हेरफेर करना जिसे न्यायालय में पेश करने के लिए व्यक्ति आबाद हो, अपराध निरूपित किया जाएगा उसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किए जाने से। BS नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा 7 अभियुक्तों में से 3 को धारा आईपीसी की धारा 204 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया तथा जबकि शेष 4 को, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल था, आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 204 के अधीन दंडादेश किया गया था। परंतु अपील में अपीलकर्ता को छोड़कर शेष सभी की दोष मुक्ति कर दी गई। अपीलकर्ता की घटनास्थल पर मौजूदगी साबित हो जाने के कारण उसकी दोष सिद्धि यथावत बनी रही। तथापि अपीलकर्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर किए जाने पर न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की दोष मुक्ति भी निरस्त किए जाने योग्य है, अतः उसकी अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया। एनीसीटो लोबो बनाम गोवा राज्य के मामले में 3 अभियुक्तों में से एक ने बैंक से एक रिक्त बैंक ड्राफ्ट का प्रपत्र निकाला, रिक्त मतलब ब्लैंक। दूसरे ने उस पर बैंक मैनेजर के जाली हस्ताक्षर बनाए तथा तीसरे ने एक कल्पित नाम पर खाता खोलकर उस ड्राफ्ट पर भुगतान करवा लिया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 120B के साथ पठित धारा 467, 468, 471, 491, 420, 381 एवं 204 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 241 जो कि आईपीसी की धारा 204 के समरूप है। साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, उसमें हेरफेर करना, छिपाना दंडनीय अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। साथियों, अगली धारा है बीएनएस की धारा 242। अगली धारा क्या है? 242 जो कि आईपीसी की धारा 205 के समरूप है। 242 जो कि आईपीसी की धारा 205 के समरूप है। 205 धारा क्या कहती है? वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण करना दंडनीय अपराध है। किसी वाद अथवा अभियोजन कार्रवाई में यानी ट्रायल प्रोसीडिंग में
किसी अन्य व्यक्ति का मिथ्या पितरूपण करना इस धारा के अंतर्गत अपराध है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस अपराध का महत्वपूर्ण तत्व यह नहीं है कि इस प्रकार का पितरूपण से अभियुक्त को कोई कपट पूर्वक लाभ या हित हुआ या नहीं। सुप्पा कौन के बाद में ए नामक व्यक्ति ने बी की स्वीकृति से मुकदमे की कार्रवाई में बी का पितरूपण किया। बी ने इसके लिए स्वीकृति इसलिए दी थी ताकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत में उपस्थित होने की झंझट से बच सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में ए धारा 205 के अंतर्गत मिथ्या पितरूपण का दोषी था तथा बी इस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी था। इसमें स्पष्ट किया बी के ऊपर मुकदमा चल रहा था। बी ने अपनी जगह ए को खड़ा कर दिया। जब ए को खड़ा कर दिया और उनकी बात पकड़ी गई तो इस स्थिति में ए को पितरूपण और बी को दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया गया। इस संदर्भ में यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इस धारा के अंतर्गत किसी कल्पित व्यक्ति के नाम का पितरूपण करके धोखा देना दंडनीय अपराध नहीं है, अपितु किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम से मिथ्या पितरूपण करते हुए न्यायालय में बयान देना, गवाही देना, निर्णय स्वीकार करना आदि को अपराध माना गया है। इसमें काल्पनिक मतलब जो उस प्रकरण से संबंधित नहीं है उसका पितरूपण करना कोई मतलब का नहीं है, दंडनीय नहीं है। लेकिन अगर जो प्रकरण से संबंधित हैं उनमें से मान के चलिए ए का नाम है गवाही देने के लिए, ए की जगह बी पहुंच जाता है और मान लीजिए कि निर्णय में सजा ए को हो रही और बी खड़ा हो जाता है और जेल बी जाता है, तो ऐसी स्थिति में पितरूपण करना दंडनीय अपराध है। बहुत से ऐसे केस देखने को आते हैं कि किसी की जगह कोई खड़ा हो जाता है और वही नाम बताता है और जेल वारंट बन जाता है, जेल चला जाता है, बाद में पता चलता है कि इनके द्वारा ऐसा किया गया है। बहुत से ऐसे राजीनामा के प्रकरण होते हैं कि सामने वाला राजीनामा नहीं करना होता है, लेकिन उस व्यक्ति का पितरूपण करके दूसरा व्यक्ति उस नाम से खड़ा हो जाता है और बयान देता है और जब पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि इस संदर्भ में उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इस धारा के अंतर्गत किसी कल्पित व्यक्ति के नाम का पितरूपण करके धोखा देना दंडनीय अपराध नहीं है, अपितु किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम से मिथ्या पितरूपण करते हुए न्यायालय में बयान देना, गवाही देना, निर्णय स्वीकार करना आदि को अपराध माना गया है। तथापि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार किसी अवास्तविक कल्पित व्यक्ति का किसी वाद अथवा अभियोजन की कार्रवाई में मिथ्या पितरूपण करना भी धारा 205 के अंतर्गत दंडनीय होगा। परंतु मद्रास उच्च न्यायालय ने इस निर्णय से विसम्मति दर्शाते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि केवल कल्पित नाम धारण करके किया गया मिथ्या पितरूपण इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं है, जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि उस कल्पित नाम का उपयोग किसी वास्तविक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। सरदुल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अनुसार आईपीसी की धारा 205 के अंतर्गत कारित अपराध का संज्ञान न्यायालय की शिकायत के अलावा अन्य किसी के परिवाद पर नहीं किया जा सकता है। तो साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 242 जो कि आईपीसी की धारा 205 है। वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या पितरूपण, किसी की जगह कोई और खड़ा होकर के बयान दे, किसी की जगह कोई और खड़ा होकर के गवाही दे, किसी की जगह कोई और खड़ा होकर निर्णय स्वीकार करे या उसका जेल वारंट बन करके जेल चला जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना जो दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।